बोलिए सर। उसमें आप एक क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसमें एक 7 एक्स्ट्रा नंबर आ रहा था, तो आप बताए थे क्वेश्चन वो आंसर गलत होगा। नहीं, यूनिवर्सल सेट वाला क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने, ये लास्ट वाले क्लास की फाइल ओपन की है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले अमन देखो, यूनिवर्सल सेट का मेन रीजन क्या होता है कि क्वेश्चन के दौरान हम जितने भी सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे सेट्स हमारे उन सारे सेट के एलिमेंट जिस सेट में होगा उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो उसमें एक्स्ट्रा तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है एक्स्ट्रा वाला। कंडीशन तो सिर्फ इस पे होती है ना कि जो भी एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है उसके सारे एलिमेंट, जो भी सेट्स के बारे में बात हो रही है उसके सारे एलिमेंट हमारे पास उस सेट में होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ 7। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 7 इसीलिए नहीं लिखा, मतलब कुछ लोगों ने 7 लिखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होता वो होता ये। बट इसके अलावा हो सकता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स रखते हो तो उसमें आपको कहीं पे नंबर नहीं कटेंगे। देखो ये तो एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड की है, बुक ने ऐड की है। एक्स्ट्रा चीज ऐड करे हो तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, जब आपने सेट के वो एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया है जो कि जिसका डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे अगर हम 1 से लेके 9 7 को छोड़कर 1 से लेके 9 का बात हो रहा है और अगर हम इसमें से कोई एक एलिमेंट को नहीं रखे तब वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। बट इसके अलावा अगर आप किसी को रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग आदित्य। आज आदित्य थोड़ा टाइम पे आ गया। चलिए सो ये अपना लेक्चर 3 शुरू करते हैं फिर एक तरीके से। इसमें मैंने बहुत सारे लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, तो पहले उनका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर स्टूडेंट्स, बताइएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ था ये, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई भी बुक उठाकर देखी होगी तो आपको ये वहां पे दिखा होगा। कितने लोगों ने होमवर्क वगैरह सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हैंड रेज करना है आप में से कितने लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया, जो मैंने स्लाइड में ही डाला हुआ था। जो लोग हैंड रेज कर रहे हो आई कैन आस्क यू कि हाँ बताइए फिर क्या क्या सॉल्व किए हो, कॉपी दिखाओ, वो सब हो सकता है। क्या मतलब हाफ ऑफ द पीपल हैव नॉट डन इट। अमृता प्लीज अनम्यूट कीजिएगा एक बार। Yes, sir. What happened? Why have you not completed your homework? Sir, phone format किए थे जिस वजह से नहीं हो पाया था। Sorry. फोन फॉर्मेट किए थे ना, ग्रुप में तो ऐडेड हो। Yes, sir. ग्रुप में ऐडेड हो तो फिर हम लोग तो नोट्स ऐसे भी ग्रुप में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होता है वहां पे जाता है, आप वहां से लिंक को। अमृता आपके केस में आई थिंक मुझे इतना याद आ रहा है कि आपने कभी भी होमवर्क नहीं किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब भी मैंने आपसे पूछा है आपके एंड से हमेशा मेरे को आंसर नो मिला हुआ है। नो मिलता था या एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलता था। डू यू रियली थिंक यू कैन गेट अ गुड सक्सेस या फिर एटलीस्ट सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आएगा जस्ट बाई? इसका मतलब आपने घर पे जाके कोई पढ़ाई तक नहीं की होगी। अगर आपको ये नहीं पता कि सर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया और अगली क्लास में डिस्कशन इसके ऊपर होगा, तो ये आपके बारे में क्या क्या इमेज दे रहा है? ऋषंक, व्हाट हैपेंड टू यू? आई थिंक होमवर्क लिखा हुआ था स्लाइड में ना लास्ट क्लास। अगर मैं एक बार लास्ट क्लास, देखो लास्ट क्लास की फाइल ओपन कर रहा हूं, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। यहाँ बोल दिया था कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, फिर पावर से डिस्कस करने के बाद इधर कुछ नहीं लिखा था इस स्लाइड में, ये बोला था आपको करना है। आगे तो होमवर्क तक लिखा हुआ है, आगे होमवर्क तक लिखा हुआ है। आई मीन इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, नथिंग एल्स। बोलो व्हाट इज द यूज? शुड आई रिमूव ऑल ऑफ यू? अमृता, ऋषंक, अनामिका, अंकित, आयुष, शिवम, विकास, विनय, नीरज, आप सबको रिमूव कर देता हूं। फिर क्या फायदा आप लोगों के रहने का? आप लोग 10th से जस्ट अभी 11th में गए हो, है ना? 10th का बोर्ड्स नहीं दे पाए हो। अब आपके अंदर अगर वो सीरियस, मैंने पहले भी आप लोगों को
बहुत अच्छे से समझाया ये चीज कि अगर आप ये छोटा सा कल्चर नहीं डेवलप कर सकते अपने अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो फॉरगेट अबाउट जेईई. यू गाइज विल नॉट इवन गेट अ डिसेंट स्कोर इन क्लास 12th. इस एटीट्यूड के साथ बोलो, लिख के दे दूं 50% नंबर नहीं आएंगे. 10th में 50% लाने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, और 12th में 50% आधे लोगों के आते नहीं है. ठीक है, 10th वाला चीज मत सोचो. 10th में चीजें बहुत आसान थी. मानता हूं बोर्ड्स नहीं दे पाए तो बोर्ड्स वाली फीलिंग नहीं है, बट पढ़ाई लिखाई तो करोगे ना. और अगर आपको ये अच्छा एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो डू रिमेंबर व्हाट इज द सक्सेस रेट. इट्स हार्डली 1 or 2%. 1 से 2% का सक्सेस रेट है. और जो लोग सक्सेस पाते हैं, क्या वो पिछले 2 दिन 3 दिन के अंदर क्या 2 घंटे का टाइम निकाल के होमवर्क नहीं सॉल्व कर सकते? 2 घंटा छोड़ो, 1 घंटे का काम नहीं दिया हुआ था. अमृता, ऋषंक, अनामिका, अंकित, आयुष, रॉबिन, शिवम, विकास, विनय, नीरज, डोंट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन इन द सेशन. आज की जो सेशन होगी, एटलीस्ट डाउट डिस्कशन तक जितने लोगों ने होमवर्क किया हुआ है सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चलेगा. तो उज्जवल, मृगंक, हर्ष, सनी, आदित्य, मानस, अमन एंड आर्यन एंड शुभम, आप लोगों के डाउट्स हैंडल होंगे और किसी के डाउट्स हैंडल नहीं होंगे. आज की क्लास में 30 से 40 मिनट इजीली डाउट डिस्कशन पे जाएगा, और उसके बाद हम एक नए टॉपिक पे पहुंचेंगे. तो नाउ यू कैन इमेजिन दैट पहला 30-40 मिनट्स में आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू गाइज डिड नॉट मेक द एफर्ट्स. तो अगर मेरे सीधे सॉल्यूशन को सुन के आपको कोई सवाल आता भी है, तो उस सवाल का आंसर आपको खुद निकालना है. जब होमवर्क सॉल्व करके आओगे ना, उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछना. हद होती है यार, मतलब डिडंट इवन गेट 1 hour. इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको बस घर वालों को दिखाते हो. ये पता ही क्या होता है? अभी आपके घर वालों को पता है कि 10 बजे से क्लास शुरू है, तो उनके सामने ये लेके बैठना है ना, लेकिन आपने हेडफोन लगा रखा होगा. तो आपको जो अभी डांट पड़ रही है, या आपकी असलियत को जो एक्चुअली में मैं कह रहा हूँ, वो आपके पेरेंट्स को सुनाई नहीं दे रहा होगा. उन्हें नहीं पता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ने पिछले 3 दिन, फ्राइडे को क्लास हुई थी और आज हो गया मंडे, 72 आवर्स में मेरे बेटे के पास, मेरे बेटी के पास आधे घंटे का टाइम नहीं निकला मैथ्स का होमवर्क करने के लिए. ठीक है, और फिर ये सब फालतू फालतू रीजन आएंगे, फोन फॉर्मेट हो गया, तो इंटरनेट. ये भी मान लेता हूँ कि वेदर खराब था, लेकिन अगर आप लोग सीरियस होते तो आपके पास आधे घंटे का टाइम आराम से निकल जाता. ये तो नहीं बोल सकते कि पिछले 3 दिन के अंदर यूट्यूब नहीं चलाए होगे, फेसबुक नहीं चलाए होगे, व्हाट्सएप नहीं चलाए होगे. ये बहाने तो नहीं दोगे, राइट? तो अगर पढ़ाई के लिए सीरियस होते तो आराम से वो निकाल लेते. So let's start the discussion. इससे ज्यादा ये टाइम वेस्ट नहीं ये लोग डिजर्व करते हैं इनके ऊपर. ओके, चलिए. सो गाइज, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी ट्राई किया होगा. दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज एक्चुअली केम इन जेईई. आई थिंक 56 की जगह शायद 112 है, जितना मुझे याद आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन द सॉल्यूशन. गाइज, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा. लेट्स से उज्जवल एक बार अनम्यूट करना. यस सर. उज्जवल, अगर कोई भी सेट होता है जिसमें x नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? सर 2 to the power x. 2 to the power x. परफेक्ट. तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है 2 finite sets have m and n elements. 2 सेट के अंदर m और n एलिमेंट है, और आपसे पूछा गया then the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. तो फिलहाल अगर इक्वेशन वाइज करें, इक्वेशन वाइज देखें तो S1 को हम लिख देते हैं नंबर ऑफ, S1 को लिख देते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, एंड S2 को लिख देते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 56 है. अब यहाँ पे अगर हम S1 और S2 की वैल्यू के बारे में सोचे, तो जैसे अभी उज्जवल ने बताया कि अगर X नंबर ऑफ एलिमेंट होता है
तो नंबर ऑफ सबसेट बनता है 2 टू द पावर x। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट है, और क्वेश्चन के मुताबिक पहले सेट के जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं वो दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा है। तो पहले सेट में m एलिमेंट था तो उसके कितने बनेंगे सबसेट्स, 2 टू द पावर m बनेंगे। दूसरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n बनेंगे। तो 2 टू पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 56 होता है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लोग जेई में क्वेश्चन क्यों आया था, क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था? नहीं। जनरली यहाँ पे आप लोगों को 10th में सीखते हो कि इक्वेशन एक वेरिएबल एक होना चाहिए। क्लास 10th में थर्ड चैप्टर था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो वहां 2 इक्वेशन था तो 2 वेरिएबल होता था, तब जाकर सॉल्व कर पाते थे। और 9th में आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां बताया जाता था कि अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते थे। तो यहाँ पे जनरली लोगों का कंफ्यूजन कहाँ आ गया कि यार इक्वेशन एक है और कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, एक इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, इसके सॉल्यूशन हो रहे हैं, इसमें वेरिएबल आ रहे हैं 2, इसमें वेरिएबल आ रहे हैं 2। तो अब यहाँ पे आपको सोचना था कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहला आपके पास तरीका क्या था, अगर हम मेथड 1 की बात करें, सो मेथड 1 हो सकता था यूजिंग द ऑप्शंस, क्योंकि गाइस जेई में क्वेश्चन आया था, तो अगर आप ऐसे इस देखो तो ऑप्शंस के हेल्प से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे कि आप m के जगह पे ऑप्शन ए को रखो, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए को रखते हो, ऑप्शन ए 2 टू द पावर 7, m के जगह पे हम 7 रखेंगे और n के जगह पे 6 रखेंगे। आई थिंक ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n अगर 56 है तो m की वैल्यू n से बड़ी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ वो रखा, यहाँ ये रखा। क्या ये 56 आ रहा है? नहीं। अगला ऑप्शन को देखिए, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 64 माइनस 8 कितना हो गया? 56 हो गया। आ गया आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक में आंसर मिल गया तो ऑब्वियसली अगला वाला आंसर होगा नहीं, तो उधर अपने को वेरीफाई तक नहीं करना है, उधर अपने को वेरीफाई तक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे? मृगंक पूछ रहे हैं कि सर अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो। यस हर्ष, क्या डाउट है बताइए। शिवम अनम्यूट कर सकते हो आप इजीली, ऑलरेडी सर दिया हुआ है वही ऑप्शन, अगर ऑप्शन ना हो तब वाला वही डाउट था। ऑप्शन ना हो तब, उसका मैं अब इक्वेशन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन ओके सॉल्व सर। करके बता रहा हूँ। वैसे गाइस जेई में आपको जो ऑप्शन नहीं होते हैं ना तो सिंगल डिजिट वाले होते हैं, मतलब उसको कहते हैं टाइप इन द आंसर क्वेश्चंस कहते हैं, जहां पे आप आंसर को टाइप करते हो। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो जनरली उसका इंटीग्रल वैल्यू आप वहां पे मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये क्वेश्चन को उसमें आता, टाइप इन द आंसर में आता, तो आपसे वो पूछता m माइनस एन का वैल्यू बताइए, क्योंकि m माइनस एन करते तो एक सिंगल डिजिट में आंसर, मतलब एक इंटीजर आता, और वहां पे हम खाली इंटीग्रल वैल्यूज ही कहीं ना कहीं दे पाते हैं। सो चलिए अब मेथड 2 के ऊपर आते हैं, राइट। मेथड 2 पे देखें, कौन है ये, मृगंक? नहीं, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, बैकग्राउंड से कहीं से आवाज आ जाएगी नहीं तो। सो मेथड 2, मेथड 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल, मैंने ऑलरेडी बताया कि 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज 56, इट मींस अपना m का वैल्यू जो होगा n से बड़ा होगा, अपना m का जो वैल्यू होगा वो n से बड़ा होने वाला है। कर दिया हर्ष। सो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें गाइस, वी कैन टेक टू टू द पावर m को देखिए, क्या मैं उसको 2 टू द पावर m माइनस n इंटू 2 टू द पावर n लिख सकता हूं। 2 टू द पावर m को क्या हम 2 टू द पावर m माइनस n इंटू 2 टू द पावर n लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना? ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज अगर आप इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 56 is given in the question. तो अगर हम 2 to the power m की जगह पे ऊपर वाला जो मैंने अभी जस्ट लिखा, अगर हम उसे पुट कर देते हैं तो 2 to the power m minus n into 2 to the power n minus 2 to the power n is equal to 56. तो अब हम यहाँ पे 2 to the power n को कॉमन ले सकते हैं, 2 to the power n को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 to the power m minus n minus 1 बचेगा. So now अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के इनफैक्ट बात करें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो आफ्टर वी हैव टेकन 2 to the power n कॉमन इन द ब्रैकेट आपके पास एक आया है, अगर ऊपर से देखोगे तो पहले एक 2 का पावर है, फिर ब्रैकेट के अंदर एक अलग 2 का पावर है, -1 है. तो अगर मैं सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछूं तो ये आइडिया तो हमको दिख रहा है कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल पावर ऑफ 2. दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल पावर ऑफ 2 एंड दिस इज पावर ऑफ 2 minus 1. दिस इज पावर ऑफ 2 minus 1. पहले तो अपने को ये आइडिया एकदम ऊपर से मोटा मोटी दिखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 to the power n है, मतलब 2 का एक पावर बनेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 to the power m minus n minus 1 है, तो 2 का एक पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो अब आपको क्या करना है? आपको 56 को फैक्टराइज करना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट किया है. तो अगर आप सेम चीज राइट हैंड साइड में भी कर पाओ तो राइट हैंड साइड में 56 को आपको कैसे लिखना है? 56 को दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है. 56 को दो नंबर्स, मतलब अब ध्यान रखिएगा, देखो मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूं. ये कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर करके सीखते हैं. अब जैसे कि 56 अगर आप यहाँ पे फैक्टराइज करते हो तो 2 आएगा 28, फिर 2 आएगा 14, फिर 2 आएगा 7. अब आपको क्या करना है गाइस? आपको दिमाग में रखना है कि मुझे एक नंबर चाहिए जो 2 का पावर हो और एक नंबर चाहिए जो 2 का कोई दूसरा पावर -1 हो, ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 56 निकल कर आएगा. ठीक है, तब आप यहाँ पे दिमाग लगाना. हो सकता है आपने सोचा 2 का पावर 4, आपने ये उठाया, लेकिन फिर ये जो 7 into 2 बचेगा 14, क्या वो एक 2 का पावर -1 होता है? नहीं. हो सकता था आपने खाली 2 उठाया, आपने 2 का पावर में खाली 2 उठाया, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 7 to the 14, 14 to the 28, क्या 28 2 का कोई पावर से जस्ट -1 होता है क्या? नहीं होता है. फिर आपने अगला 2 का पावर में क्या किया? तीनों 2 उठा लिया. पहले आपने एक 2 उठाया तो दूसरा नंबर 28 बन रहा था, जो कि 2 का पावर -1 नहीं हो रहा है. अगला 2 2 उठाया तो 4 हो गया, उधर 4 तो अपना 2 to the power 2 बन गया, लेकिन फिर इधर 14 हो रहा था. 14 इज नॉट 2 का पावर -1, 14 इज एक्चुअली 2 का पावर -2 हो जाता है ना. 2 to the power 4 16 होता है, 16 - 2 है. ठीक है, तो वो भी नहीं बना. फिर हमने तीनों 2s को उठा लिया. जब हमने तीनों 2s को उठाया तो 2 to the power 3 बन गया और हमारे पास क्या बचा? 7. और 7 की खासियत क्या है? इट इज 2 to the power 3 - 1, मतलब एक 2 के पावर से एक ऐसा 2 का पावर है 8, जिसे सिर्फ एक कम पे 7 आ जाता है. तो यहां से you will get the idea that it has to be 2 to the power 3 into 2 to the power 3 - 1. Tell me yes or no, are you getting this? थोड़ा सोचो इसके ऊपर. अभी मैंने क्या किया? 56 को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की. 56 को हमने इस तरीके से लिखने की कोशिश की ताकि एक 2 का पावर आ जाए और इनटू एक 2 का पावर -1 का फॉर्म बन जाए. अब अगर आप कंपेयर करते हो, अगर ये आइडिया क्लियर हो गया तो इफ आई कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयरिंग both sides, we get. अब अगर दोनों साइड्स में कंपैरिजन करते हो तो आप खुद देखो कि सबसे ब्रैकेट से पहले इधर 2 to the power n था और यहाँ पे 2 to the power 3 है. तो दोनों को कंपेयर करने से क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 3 आई है और ब्रैकेट के अंदर अगर देखोगे तो m - n की वैल्यू भी कितनी है? m - n की वैल्यू भी 3 आई है. अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि n की वैल्यू 3 हम निकाल चुके हैं. तो अगर आप इसको अब यहाँ पे पुट करते हो
आपने कंपैरिजन किया तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए, समझ रहे हो? और 2 इक्वेशन मिल गए, 2 वेरिएबल मतलब सही जा रहे थे। तो n की वैल्यू 3 और m माइनस n की वैल्यू 3। अब यहां से हमको n तो निकल गया, m भी चाहिए, तो हमने n की वैल्यू इधर से उठा के वहां पे पुट कर दी। तो ये हो गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 implies m is equal to 6. So this becomes a solution because हमारा आंसर भी क्या था, 6,3 था। तो m की वैल्यू 6 भी प्रॉपर आई है और n की वैल्यू 3 भी प्रॉपर आई है। लगा है क्या आइडिया? समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इक्वेशन के हेल्प से? हाँ, ऑब्वियसली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ऑप्शन वाला मेथड सही है, बट जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें ऑप्शन से जाना चाहिए, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना? दोनों तरीके से कर सकते हो और ये टाइप इन द आंसर क्वेश्चन हो सकता था। एग्जैक्टली शुभम, इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा देखो, आपको अब ये प्रोसेस दिमाग में क्लियर हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 का पावर माइनस 2 का पावर इज इक्वल टू 56 था। आपने उसको कहने के लिए गाइस व्हाट वाज द आइडिया, देखो व्हाट वाज द ओवरऑल आइडिया हियर। तो मैंने छोटी सी आइडिया क्या यूज की कि अगर क्वेश्चन में a इंटू बी का वैल्यू मान लो 6 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे पता है कि a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, क्योंकि 2 के पावर्स जो होते हैं इनइक्वालिटी में भी डिस्कस किया हुआ है, किसी भी नंबर के ऊपर का कोई पावर लोगे, पॉजिटिव नंबर है 2 3 4, इसके ऊपर कोई भी पावर लगाओ वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 6 और आपने मेरे को बोला कि सर आप मुझको a और b की वैल्यू बताओ जहाँ पे a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, a और b की वैल्यू बताओ जहाँ पे a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में a b है, राइट हैंड साइड में 6 है, तो a और b की मल्टीप्लीकेशन से 6 आ रहा है, a और b की मल्टीप्लीकेशन से अगर 6 आ रहा है तो हो सकता था a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू 6 हो, या फिर a का वैल्यू 6 हो और b का वैल्यू 1 हो, ये हो सकता था। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो वहां पे हम बोलेंगे या तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 2 हो सकता था। तो टोटल कितने पॉसिबल आंसर्स आ गए इंटीजर के हिसाब से, पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से? टोटल मेरे पास 4 आंसर्स आ गए, ठीक है। तो यही आइडिया कहीं ना कहीं हमने इधर यूज किया और हमने क्वेश्चन को किया है सॉल्व, ठीक है। चलो, तो हो गया, एक जेई का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यस हर्ष, ऐसे करने से टाइम लगता है, बट क्या है ना कि वो तो अब आप जब आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे तो यू विल आल्सो फील दिस कि जब इस तरीके का इक्वेशन आ जाता है, जब इस तरीके का इक्वेशन आ जाता है और क्वेश्चन में आपको उसी इक्वेशन की वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपके दिमाग में भी अब आना चाहिए कि अगर एक बार ऑप्शन पुट कर देते हैं, अगर दिया हुआ है तो जल्दी हो रहा है क्या? ऑप्शन पुट कर देने से जल्दी हो रहा है क्या? दिस शुड बी माय थॉट प्रोसेस, ये दिमाग में हमेशा आना चाहिए, ठीक है। अभी आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। जी हर्ष, हैंड रेज किए हो, बताओ। सो जेई का पैटर्न क्या है? लाइक उसमें सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शंस आते हैं या फिर टाइप, क्या आज का क्या देखो, पैटर्न है? अभी सिर्फ लगभग 1-2 साल से ही, आई थिंक 2 इयर्स टू बी प्रिसाइज, टाइप इन द आंसर क्वेश्चंस पहले नहीं थे। पहले क्या था, जब जेई मेंस 2013-14 से जब शुरू हुआ तो लास्ट 5-6 सालों में जेई मेंस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ एमसीक्यू था, ठीक है। जेई एडवांस में तो मोर देन 1 करेक्ट भी होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन है और उसके एक से ज्यादा सही भी होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता देता है कि कैन बी मोर देन 1 करेक्ट। तो अब ये नहीं पता कि एक से ज्यादा होगा या नहीं होगा, बट बेसिकली अगर आप ओवरऑल पूरा जेई के हिसाब से देखो तो आपको एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप सिर्फ आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है, मतलब जैसे ये हो गया एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस ओनली 1 करेक्ट। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे ये क्वेश्चन 4 ऑप्शंस मोर देन 1 करेक्ट। और आगे एडवांस वगैरह में जब हम जाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, बट अगेन वो क्या होगा कि ब्लैंक दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई मार्क कीजिए। मैच द फॉलोइंग हो सकता है,
तो बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है, 2 बॉक्सेस बने होंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको 4 ऑप्शंस में दिख रहे होंगे, वहां पे आपको मार्क करना है। तो अगेन ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू वाले में ही आ गया। और इसके अलावा आपके पास आएगा टाइप इन द आंसर। तो ओवरऑल देखोगे तो ओनली 3 कैटेगरीज, MCQ with only 1 correct, MCQ with more than 1 correct, and type in the answer, जहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, क्वेश्चन देख के सॉल्व करना होता है और फिर टाइप करना होता है। सर बट टाइप हम कैसे कर सकते हैं, लाइक वो पावर ये सब उस टाइम? नहीं, तो वही तो क्वेश्चन ऐसे बने होंगे ना, कि आपको वहाँ पे सबसे पहले तो जैसे हम लोग फोन में कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, या आपने कंप्यूटर पे कभी कैलकुलेटर यूज किया जो छोटू सा कैलकुलेटर निकल कर आता है? नो सर। अच्छा, तो जैसे फोन में अपन कैलकुलेटर यूज करते हो तो अपना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी खोल लेते हो, मतलब खतरनाक खतरनाक एक्सप्रेशन भी हो जाता है। बट अगर आप दुकान वगैरह में गए हो तो छोटा छोटा उन लोग जो कैलकुलेटर रखते हैं ना, जहाँ पे खाली प्लस माइनस एडिशन डिवीजन होता है, ठीक है, यस सर। वो वाला कहीं ना कहीं कैलकुलेटर आपके उसमें खुल जाएगा, मतलब ऑप्शन रहेगा जेई के उस इंटरफेस में। तो वहां पे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा होगा कि स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस बने होंगे नंबर्स वाले। आपको क्योंकि देखो वहाँ पे हम कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते, आप लोगों ने अभी दिया नहीं एग्जाम ना, तो वहाँ पे आप कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते, आप जो भी करोगे माउस से करते हो। तो इस तरीके से आपको वो सब नंबर्स के बॉक्सेस बने होंगे, फिर यहाँ पे वो कैरेक्टर्स के वो बने होंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे 1 2 3, जैसे एकदम छोटा कैलकुलेटर में होता है प्रॉपर उस तरीके से। यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह होगा और यहाँ पे आप कैलकुलेट वगैरह करते हो और फिर उसमें जो क्वेश्चन में बॉक्स यहाँ पे दिया होगा वो इधर कहीं पे, तो बॉक्स में एक्चुअली में आप, अरे सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर कह रहा हूँ, नॉट कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर तो मतलब आप कुछ चीज कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे, वो आपको इस तरीके का बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में आप जैसे जैसे टाइप करोगे, जैसे आपने इस पे टाइप किया 1 पे टाइप किया तो इधर 1 आ जाएगा, फिर मान लो आपने 6 पे टाइप किया तो इधर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको टाइप करना होता है। वो ऐसे ओके भी सर। जब हम लोग एनटीए के टेस्ट वगैरह देंगे ना, अभी नहीं, आफ्टर ऑब्वियसली 1 ईयर 12th में आओगे तो थोड़ा सा हम लोग शुरू कर देंगे, तो वहां पे मिल जाएगा। इट इज नॉट ओके अ सर। कंसर्न, इट इज नॉट अ कंसर्न। ये सब ये रिवाज एक्चुअली कैट में पहले शुरू हुआ था और कैट में लगभग 2016 में शुरू हुआ था, थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, तो फिर अल्टीमेटली सबके जो कह सकते हो कि सब एक दूसरे को थोड़ा मोड़ा तो देखते ही कि ये कैसे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो कैट ने 2016 में टाइप इन द आंसर इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद जेई ने किया है। चलिए, शिवम पूछ रहा है कि सर जेई में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? शिवम ले जा सकते हो, बस वो होगा क्या कि वो शायद फिर वापस आपको बाहर छोड़ देगा ठीक है, वो आपको वापस छोड़ देगा। शुभम पूछ रहा है कि सर लॉग, शुभम सबसे पहले लॉग के क्वेश्चंस आइदर यू सेंड इन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज लॉग वी हैव कंप्लीटेड, आई थिंक यू वर नॉट देयर, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैं इसमें टाइम ऐसे भी नहीं स्पेंड करूंगा। आफ्टर द क्लास रिमाइंड आई विल डू इट, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेटर यूज नहीं होता है, इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस, इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस। वैसे एकदम हाई फाई कैलकुलेशन नहीं आता यार, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, हाई फाई कैलकुलेशन नहीं आता। शिवम कह रहा है कि सर पावर सेट समझ में नहीं आया। शिवम एक बार अनम्यूट कीजिए सबसे पहले, खुद तो थोड़ा मोड़ा पढ़े होगे ना बुक वगैरह से, तो एक बार अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। क्या पढ़े हो पहले पावर सेट के बारे में, खुद ये बताओ। सर पावर सेट का मतलब होता है सर कि मतलब किसी भी सेट में कितना उसका सबसेट बन सकता है सर, उसको पावर सेट कहेंगे। नहीं, कितने भी सेट में कितने सारे सबसेट बनेंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 टू द पावर x, अगर x एलिमेंट होते हैं। पावर सेट क्या होता था, आपने बुक वगैरह में जब नहीं समझ में आया तो बुक वगैरह में थोड़ा तो स्टडी किए होगे, डेफिनेशन तो वो भी नहीं समझ में आया सर। कहाँ गया सेट सिलेक्टेड टू, ओके, पढ़ो तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ क्या समझ में आ रहा है अभी पहले। लेट A be any set, the set of all subsets of A is called power set.
इस लाइन को पढ़ के पहले क्या समझो, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो। The set of all subsets. सर वही तो हुआ सर, मतलब कि सर किसी सेट का हम कितना सबसेट बना सकते हैं। नहीं, कितना सबसेट बना सकते हो तो नंबर की बात हो गई ना कि सर एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, कितने सबसेट बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा 16 सबसेट बना सकते हो। लेकिन पावर सेट क्या होता है, आप नंबर ऑफ सबसेट के साथ पावर सेट को कंफ्यूज कर रहे हो। नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का अगर x एलिमेंट है तो 2 टू द पावर x होगा। लेकिन आपको अगर पावर सेट पूछ रहा है तो पावर सेट एक तरीके का सेट होता है। पावर सेट एक तरीके का सेट होता है और उस सेट के अंदर किसके एलिमेंट होते हैं। तो अगर आप एक सेट ए, जैसे यहाँ पे पहली लाइन लिखी है लेट ए बी एनी सेट, मान लीजिए कि सेट ए है कोई एक सेट, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके जितने भी अलग अलग सबसेट बनते हैं, किसी भी सेट के जितने भी अलग अलग सबसेट बनते हैं, उन सब का कलेक्शन से जो नया सेट बनाओगे उसको पावर सेट बोला जाएगा। इन सबके कलेक्शन से जितने भी सबसेट बनेंगे, मतलब जैसे 1 2 3 है तो कितने सबसेट बनेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, 8, राइट। तो वो 8 सबसेट को जब एक नए सेट के अंदर डालोगे, 8 सबसेट को जब एक नए सेट के अंदर डालोगे तो जो नया सेट हुआ उसको बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 2 3 की बात करें तो इस 1 2 3 में एक बार मैं आपको सबसेट्स वाले स्लाइड पे ले जाऊं। हाँ, तो ये देखिए, जैसे हमने ये लास्ट क्लास में लिखा था पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, तो हमने देखा था कि वो 2 टू द पावर 3 जो था वो सही है कि नहीं है। तो वो मैंने यहाँ पे सेट 1 2 3 लिया था और उसके अलग अलग सबसेट लिखे थे। और इस सबसेट लिखने के टाइम पे आपको बताया था, तरीका क्या बताया था कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो आप सबसे पहला सबसेट बनेगा जहां पे आपने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया, वो हो गया मेरा नल सेट, वो एकदम लास्ट में लिखा हुआ है। फिर आपने एक एक एलिमेंट उठाया, तो एक बार 1 उठाया तो उससे दूसरा सेट बना, 2 उठाया तीसरा सेट बना, 3 उठाया एक और सेट बना। तो पहले हमने कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया, वो एक सबसेट, फिर एक एक एलिमेंट का सेट्स बना, फिर दो दो एलिमेंट के सेट्स बने, तो 1,2 का एक, 1,3 का और 2,3 का, और लास्ट में जब आपने तीनों एलिमेंट उठा लिया, तो जब भी आपको सारे सबसेट्स को लिखना है और अगर उसमें लेट्स से 5 एलिमेंट है तो आपके टोटल 32 सबसेट बनेंगे। अब उन 32 सबसेट को अगर आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया मतलब 5, तो सबसे पहले एक 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट से उठा के सेट बनेगा, फिर दो दो एलिमेंट, फिर तीन तीन एलिमेंट, फिर चार चार एलिमेंट और आखिरी में एक 5 एलिमेंट वाला। ठीक है शिवम, सो पावर सेट क्या है, पावर सेट इज नथिंग बट कोई भी सेट के जितने अलग अलग सबसेट्स होते हैं ना, उन सारे सबसेट्स का जो नया कलेक्शन बनता है, उस नए कलेक्शन को बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए। और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल पी लिखोगे और फिर ब्रैकेट में वो सेट का नाम लिखते हो जिस सेट का आप पावर सेट निकालना चाहते हो। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 1 2 3 के ये अंदर वाले पार्ट देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंदर 8 के 8 जो लिखे गए हैं वो ऊपर वाले सेट के सारे सबसेट्स लिखे गए हैं, और फिर मैंने इनको सेट में डाल दिया। सेट में डालने के लिए मतलब कह सकते हो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। देख रहे हो ना, मैंने कर्ली ब्रैकेट को बोल्ड करके रखा हुआ है। तो जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इन 8 एलिमेंट्स को रख दिया, तो अब ये भी क्या बन गए, ये एक तरीके के सेट बन गए। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर सेट, जैसे आपसे अगर पूछा कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बताइए क्या होगा आपका जवाब, आपका जवाब होगा 3, राइट। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट ए का कार्डिनलिटी कितना है, 3 है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा, बताइए पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा। तो पावर सेट का कार्डिनलिटी होगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि पावर सेट कैसे बनता है, पावर सेट किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स, किसी भी सेट के जितने सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स के कलेक्शन से बनता है ना। तो इसलिए इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा 8। गेटिंग दिस आइडिया नाउ शिवम, क्या ये डाउट क्लियर है फिर? ओके ग्रेट, चलिए तो लेट्स मूव ऑन अहेड। नाउ
अब ये मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के फॉर्म में दिए थे, बताइए कहाँ पे दिक्कत है। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ दिक्कत है। मृगंग पूछ रहा है कि पावर सेट का सबसेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है मृगंग। लेट मी राइट इट हियर, लेट मी राइट इट हियर। एक छोटा सा केस लेते हैं गाइस। एक सेट है ए जिसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा है 1, ठीक है, 1 और 2 रखा है मृगंग। और मान लीजिए कि अब हम इसका पावर सेट का बात करें, तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा, पावर सेट हो जाएगा 5, 1, 2, 1, 2, है ना। लेट्स से मैं अभी थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको ऐसे डाल देता हूं। अब मान लो आपके दिमाग में ये सवाल आया, क्योंकि पावर सेट भी तो एक सेट है। मृगंग का सवाल है कि सर पावर सेट का सबसेट बन सकता है क्या। तो पावर सेट भी तो एक तरीके का सेट ही है, और किसी भी सेट के सबसेट्स बना सकते हो, तो इसका भी सबसेट बनेगा मृगंग, ठीक है। तो अगर हम अभी बात करें, अगर अभी हम बात करें सबसेट्स ऑफ दिस, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते थे। तो अब आप इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करो। इसको मान लो आपने ए की तरह ट्रीट किया, इस पूरे को आपने बी की तरह ट्रीट किया, इस पूरे को आपने सी की तरह ट्रीट किया, इस पूरे को आपने डी की तरह ट्रीट किया। तो आप उसके अलग अलग सबसेट्स क्या लिखते बताओ, अलग अलग सबसेट्स क्या लिखते। तो एक बार आप ए को लिखते, एक बार आप बी को लिखते, एक बार आप सी को लिखते, है ना। पहले एक एक एलिमेंट उठाया, अच्छा एक तो मिस कर गया आगे, कोई भी एलिमेंट नहीं उठाना, तो चलो उसको यहां लिख लेते, कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया। फिर क्या हो सकता था, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो 16 सबसेट्स बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए को मैंने क्या माना था, ए को मैंने माना हुआ है 5, बी को क्या माना हुआ है, तो बी को माना हुआ है सेट 1। तो ध्यान से अगर देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू क्या जाएगी, अब 1 जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं सी का, तो सी को क्या माना हुआ है, सी को माना हुआ है सेट 2। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो गाइस कि पावर सेट का जो अंदर जो एलिमेंट है वो एक तरीके के सेट ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डबल डबल वो आ जाएंगे, डबल डबल ये ब्रैकेट्स आएंगे उसके लिए, ठीक है। आई थिंक ये अगला जो आगे क्वेश्चन है उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मृगंग, आई थिंक यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस पहले आ जाओ इधर, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या इन चारों में से। मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी रखा हुआ था आपके रेफरेंस के लिए। कोई सॉल्यूशन जो नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया, प्लीज बताइए। मानस कह रहे थर्ड वाला। मानस एक बार मानस पहले अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, सबसे पहले सबसेट क्या होता था एक बार बताइए। एक सेट ए को बी सेट का सबसेट कब कहा जाता है, जब वो उसमें प्रेजेंट हो। ए सर, ए बी में होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में बी में होने होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन थर्ड वाले में अगर देखोगे तो अल्फा बीटा तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला और ये वाला क्या इसमें दिख रहा है आपको, गामा और डेल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इस सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमको अगले वाले सेट में दिख ही नहीं रहे, तो क्या उस हिसाब से ये सबसेट बन सकता है, नो सर, नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल्स एज एलिमेंट गामा एंड डेल्टा इज नॉट इन द सेट दिस। दूसरे वाले सेट में ये गामा और डेल्टा प्रेजेंट नहीं है इसलिए, ठीक है। ओके ठीक, और बताइए। आई थिंक यहाँ डन, बढ़ते आगे फिर होमवर्क। इसमें ये तो अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक एक बार जेई में शायद ये पूछा हुआ था, या तो ये पूछा हुआ था या ये पूछा हुआ था, दोनों में से कोई एक पूछा हुआ था। ये तो सर समझ ही नहीं आ रहा।
ये समझ में नहीं आया, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये आई थिंक मृगंक ने मुझे लास्ट क्लास में पूछा था और मैंने बोला था कि इसको मैंने रखा हुआ है। चलिए, आई थिंक इसमें लोगों को डाउट होगा, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है गाइस, आप सोचो कि इफ फाई डिनोट्स नल सेट, फाई डिनोट्स नल सेट, ऑब्वियसली बात है यार, फाई तो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमारा ए क्या है, हमारा ए ही है फाई, है ना, हमारा ए ही यहाँ पे फाई है। अब गाइस, नल सेट के अंदर कितना एलिमेंट होता है, चैट में बताओ, टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट। 0, राइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट इज 0। अब अगर एलिमेंट्स नल सेट के अंदर 0 होते हैं, तो अगर हम किसी भी नल सेट का अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 to the power x होता है, 2 to the power x होता है। तो लॉजिकली अगर आप वैसे देखोगे, a null set has 0 elements, a null set has 0 elements, and the number of subsets of any set, the number of subsets of any set is 2 to the power x, where x is the number of elements, तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूं, what are the number of subsets of a null set, आपका जवाब क्या होगा? What are the number of subsets of a null set, आपका जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? शुभम, सनी, परफेक्ट। शुभम एंड सनी, आप लोगों ने आंसर सही दिया है। बाकी आदित्य, हर्ष, उज्जवल, शिवम सही है, मानस गलत, आदित्य गलत, चेक करो। मृगंक एंड हर्ष करेक्ट है। गाइस, इट इज 2 to the power x ना, आप कभी भी किसी के नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में देखते हो तो आप लगाते हो 2 to the power x, जहां पे x होता है आपका क्या, x होता है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर आप नल सेट के सबसेट्स के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पे x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 0 जाएगी ना। तो उस हिसाब से कितना हुआ, उस हिसाब से 1 होगा कि नहीं? मानस एंड आदित्य गेटिंग दिस? उस हिसाब से 1 होना चाहिए कि नहीं? बिकॉज नल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। तो नल सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 to the power 0 होंगे, क्योंकि आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हो, 2 to the power x से कैलकुलेट करते हो, 2 to the power x से कैलकुलेट करते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? आदित्य एंड मानस गेटिंग दिस? हाँ, सबसेट। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन पे अभी ले जाता हूँ, थोड़ा टाइम वो करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल था सेट 5, जैसे सेट ए है और उसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इसका पावर सेट को लिखिए, तो पावर सेट के अंदर क्या लिखते हैं? पावर सेट के अंदर आप उसके सबसेट्स को ही तो लिखते हो ना, पावर सेट के अंदर आप उसके सबसेट्स को ही लिखते हो। और सबसेट्स कैसे चुनते हैं हम? तो एक बार कोई भी एलिमेंट नहीं उठाते हैं, एक बार एक एक एलिमेंट करके उठाते हैं, एक बार दो दो एलिमेंट करके उठाते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसके पावर सेट को लिखने जाऊंगा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, उधर ए सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहला सिचुएशन क्या बनेगा? पहला सिचुएशन ये बनेगा। और इसीलिए आप देखिए ए वाले में क्या लिखा हुआ है, P of phi is equal to 5, क्योंकि देखो गाइस, अगर आप उधर a के जगह पे 5 पुट कर देते हो तो P of phi ही आने वाला है, राइट? नाउ व्हाट इज दिस? ये एक ऐसा सेट था
ये एक ऐसा सेट था हैविंग नो एलिमेंट्स, लेकिन अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? दिस इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। गेटिंग दिस और नॉट? ये क्या बन गया? अब जो पावर सेट है वो एक नया सेट बन गया, इट इज हैविंग वन एलिमेंट। हर्ष लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, बट उससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो इसलिए हम 5 वाला फंडा लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? ए सेट इज माई नल सेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब आप उसका पावर सेट लिखोगे तो उसके पावर सेट, नल सेट के कितने सबसेट होंगे? सिर्फ एक होगा। कौन? पाई खुद। अब उसका जब आप पावर सेट लिखोगे तो पावर सेट लिखने का मतलब क्या होता है? हम उसके सबसेट्स को ही लिखते हैं, हम उसके सबसेट्स को ही लिखते हैं। तो कितने सबसेट बनेंगे इसका? इसका तो एक ही सबसेट बनेगा, और वो क्या था? पाई खुद। तो इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, पाई लिखा हुआ है। अब दो बार, अब अगर हम जैसे यहाँ पे बात किया P ऑफ A, तो वो हो गया 5। अब अगर मैं सबसेट्स ऑफ P ऑफ A की बात करूं, अगर मैं आपसे सबसेट्स ऑफ P ऑफ A की बात करूं, तो सबसेट्स में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, तो पहले तो आप कोई भी एलिमेंट नहीं उठाओगे, पहले तो आप कोई भी एलिमेंट नहीं उठाओगे, तो 5 होगा। अब उस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट को लिखा, है ना? तो ये हमारा सबसेट बन गया किसका? P ऑफ A का। तो अब अगर इसके बेसिस पे हम लिखना चाहे P ऑफ A, P ऑफ A लिखना चाहे, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन्हीं को यहाँ पे डाल देंगे खाली। हो सकता है थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत हो रही हो, तो एक काम करता हूं, लेट मी जस्ट टेक अ सिनेरियो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है? एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। अब अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं, तो इसका सबसेट क्या बनेगा? इसका सबसेट बनेगा सिर्फ एक, और एक बनेगा 5, क्योंकि अंदर एक एलिमेंट था। तो सबसेट्स बनाने के टाइम पे पहले आप कोई भी एलिमेंट नहीं उठाते हो तो 5 लिखते हो, फिर एक एलिमेंट उठाते हो, फिर दो एलिमेंट उठाते हो। दो एलिमेंट उठाने के लिए है नहीं यहाँ पे, एक एलिमेंट उठाए 1 बन गया। तो उस हिसाब से अगर हम पावर सेट ऑफ ए की बात करें, पावर सेट ऑफ ए की बात करें, तो वो क्या बन जाएगा? अब इसी को हमने अंदर लिख दिया, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम देखना चाहते हैं सबसेट्स, इसके सबसेट्स देखना चाहते हैं। अब हम इसके सबसेट्स देखना चाहते हैं, पहले क्या था? इसके सबसेट्स थे। तो जब हम इसकी सबसेट्स की बात करेंगे, तो अब पावर सेट एक नया सेट बन गया, पावर सेट एक नया सेट बन गया है, जिसके अंदर अभी कहीं ना कहीं दो एलिमेंट प्रेजेंट है। एक है वन सेट, एक है 1 सेट, और एक है 5। तो अब हम इसके अलग अलग सबसेट्स की बात करें तो कितने सबसेट बनेंगे? इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे? बनेंगे 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट बनेंगे, कौन से? तो पहले तो हम कुछ भी नहीं उठाएंगे, तो उससे आ गया 5। इसके बाद पहला एलिमेंट उठाओगे, तो यहाँ पहला एलिमेंट है सेट 1, पहला एलिमेंट है सेट 1, तो सीधा देखिए उसको लिख रहा हूं। दूसरा एलिमेंट कौन है? इसके अंदर पहले एलिमेंट्स कौन से हैं? तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 5। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पे इसके बेसिस पे सबसेट्स बनाए, तो हमारा सबसेट्स क्या बनेगा? पहले तो हमने कुछ नहीं उठाया, तो 5 डालोगे। क्या होता है गाइस कि जब आप एलिमेंट को सेट में लिखते हो, एलिमेंट को सबसेट में लिखते हो, तो हम एलिमेंट के साइड में कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना? एलिमेंट को जब हम सबसेट में लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है? सो अब देखो
कि वन सेट आपका एलिमेंट है। जब आप इसको सबसेट में लिखने जाओगे, जब आप इसको सबसेट में लिखने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। सिमिलरली ये फाई अभी एक एलिमेंट है, अब इसको फाई को अब ये नल फाई एक एलिमेंट, एक सिंबल मान लो, किसी सेट का सिंबल है, इसको भी आपको कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। एंड फाइनली पहले हमने कुछ नहीं उठाया तो फाइव, फिर हमने एक एक एलिमेंट उठाया, तो एक बार वन सेट उठाया, एक बार फाइव उठाया, और अब हम दो दो एलिमेंट उठाएंगे। तो दो दो एलिमेंट उठाओगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो ये चार सबसेट लॉजिकली देखो प्रॉपर फिट बैठ रहे हैं। ए सेट के अंदर एक एलिमेंट वन था, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 1 2। तो देखिए वहां पे दो सबसेट्स हैं, ठीक है। फिर आया पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या होता है, तो वही सबसेट्स का कलेक्शन का जो सेट बनता है उसको हम पी ऑफ ए बोलते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उन दोनों चीजों को डाल दिया। तो इस अब सबसेट अगर दो बने हैं तो पावर सेट के अंदर भी दो ही एलिमेंट आएंगे, वही दोनों, है ना। अब हमने क्या किया, पावर सेट के एलिमेंट्स की बात की, तो पावर सेट के अंदर अब दो एलिमेंट हो गए, पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट हो गए, तो अब हम उनसे सबसेट्स बनाएंगे, तो 2 टू द पावर 2 चार सबसेट्स बनेंगे। पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट है, तो उससे अगर हम सबसेट्स बनाएंगे तो चार सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। नाउ चार सबसेट बन गए, उसके बाद अब अगर हम लिखे P ऑफ A, तो P ऑफ A मतलब अब इसका हम सबसेट लिख रहे हैं, इसका सबसेट लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि थोड़ा सा अपना डाउट वगैरह भी क्लियर करने के लिए हमने इसको B सेट का नाम दे दिया, हमने इसको B सेट का नाम दे दिया। तो अब हम P ऑफ B लिखना चाहते हैं, तो P ऑफ B का मतलब क्या होगा, P ऑफ B का मतलब होगा P ऑफ A ही होगा। और हम जब पावर सेट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उन सारे सबसेट्स को बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। तो बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगाइए और ये चारों एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, गेटिंग दिस आइडिया प्रॉपरली, आई थिंक बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, तो उसके सबसेट्स बने दो, तो पावर सेट जो बनाओगे ए का उसके अंदर वही दो एलिमेंट लिखाएंगे। अब पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट है, तो जब आप पावर सेट के सबसेट्स के बारे में सोचोगे तो पावर सेट के चार सबसेट्स बनेंगे। तो उस पावर सेट का जब पावर सेट लोगे तो आपको उसके अंदर चार एलिमेंट मिलने वाले हैं, है ना। ये चार एलिमेंट हो गए। तो अब अगर आप इसको आप ए की तरह ट्रीट करो, अब इसको बी की तरह ट्रीट करो, इसको सी की तरह ट्रीट करो, इसको डी की तरह ट्रीट करो, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए अब इसके अंदर हो गए 4 एलिमेंट्स, इसके अंदर हो गए 4 एलिमेंट। तो अब अगर मैं आपको पूछूं P ऑफ ए, मतलब ऊपर क्या था, डबल P ऑफ ए था, अब हम लोग ट्रिपल P ऑफ ए की बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल P ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर 4 16 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे पैटर्न क्या ऑब्जर्व किए हो कि जब हम सिंपल एक सेट की बात कर रहे थे, जब हम सिंपल एक सेट की बात कर रहे थे तो 2 टू द पावर 1 सबसेट, अब उसके सबसेट्स पे गए, उसके पावर सेट पे गए तो 2 टू द पावर 2, अब उसके आगे सबसेट पे गए तो 2 टू द पावर 4। तो पावर क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है, 2 टू द पावर 1 से 2 टू द पावर 2 पे गए, अब 2 टू द पावर 2 से 2 टू द पावर 4 पे गए, तो आगे क्या होगा, 2 टू द पावर 4 से 2 टू द पावर 8 पे जाओगे, सॉरी मतलब स्क्वायर होते जा रहा है, 2 टू द पावर 16 पे जाओगे, जितने भी एलिमेंट है उसका पावर बनते जा रहा है। तो उस लॉजिक से यहां देखिए, जब हम सिंपल पावर सेट की बात करें तो 5 आया था। अब जब हमने एक बार पावर सेट लिया तो बना 1, ठीक है। तो एक बार पावर सेट लिया तो बना 1, अब दो बार पावर सेट लिए तो क्या हुआ, ये जो है ना ये अब पावर में बन जाएगा, ये अब पावर में आ जाएगा। तो अब वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 4,
तो अब ये क्या होगा, अब ये जो 4 है ये अब पावर में आएगा, ये जो 4 है ये अब पावर में आएगा, तो कितना बन जाएगा 16। आगे एक बार और पावर, अगर एक बार और मतलब मान लीजिए पावर सेट लगा रहे होते तो अब ये 2 to the power 16 बन जाता। ठीक है, तो इसलिए देखो 2 बार p लगा है 2 to the power 1, 3 बार p लगा है 2 to the power 2, 4 बार p लगा है 2 to the power 4। ठीक है, ये सिंपल सा पैटर्न है, 2 to the power 1, 2 to the power 4, मतलब जो भी एलिमेंट है वो अगले बार उसकी पावर में चले जा रहे हैं। गेटिंग दिस आइडिया नाउ? घर पे इसको पूरा लिख के अगर देखोगे ना तो तब जाके सबसे अच्छे से आइडिया क्लियर होता है। जैसे ये चीज जब आप खुद लिख पाए ये वाली चीज, तब ये आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल गया यार इसमें तो। ना ये क्वेश्चन था, बताइए इसमें कोई दिक्कत? ट्रू फॉल्स? कोई दिक्कत यहाँ पे? मृगंक, अगर आपको किसी से कोई सेट दिया हुआ है उसका पावर रियल सेट पूछे, आप बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत इजीली लिख सकते हो उसको। आप क्या करना, उस पावर सेट में सबसे ज्यादा एलिमेंट वाले जो होंगे वही आपका सेट होगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे मृगंक, ये देखो मृगंक, सब वो ज्यादा आसान होता है। आपको सिंपल क्या करना है, उस पावर सेट में सबसे ज्यादा एलिमेंट वाला जो होता है ना, वही आपका रियल सेट होता है। हमने बात किया था ना इम्प्रॉपर सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स का। एग्जैक्टली। जी शुभम बताइए। सर एक बार उसी स्लाइड में जाइए ना जिसमें अभी आप बता रहे थे। हाँ सर तो आप सबसे नीचे लिखे हैं सर कि p टू द पावर सबसेट ऑफ p, फिर सर उसका लिखे हैं सर 2 का पावर 4 इक्वल टू 16 एलिमेंट्स। तो वैसे ही सर ऊपर में जाएंगे तो वहां पर भी सर 3 बार, तो वहां पर सर 2 का पावर 2 4 कैसे हुआ सर? एक बार ऊपर जाइए ना। इधर। हाँ सर, तो वहां पर भी 3 बार p है सर, तो इसका 2 का पावर 2 4 कैसे हुआ? क्योंकि आपसे क्या थर्ड पूछ रहा है? नंबर सी। आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है ना। आप, और मैंने जो एग्जांपल लिया है और वो जो एग्जांपल लिया है, दोनों में अंतर देखो। मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें ओरिजिनली ए सेट के अंदर एक एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है। यस ठीक है, तो हाँ, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो नल सेट दिया हुआ है, तो उधर क्या है 2 to the power 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और मेरा कहां से शुरू हो रहा है 2 to the power 1 से शुरू हो रहा है। साइकिल ऐसा चलता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, मतलब ये कितना है 1 है, तो अब ये 1 आपका इधर पावर में आ जाएगा। फिर ये कितना है 2, अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर पावर में आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ोगे तो अब क्या होगा 2 to the power क्या आएगा, अब 2 पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो 16 आगे क्या होगा, अब 2 to the power 16 बनेगा। तो आपको जो क्वेश्चन में जो सेट दिया था वो यहां से दिया था, और मैंने जो नीचे एग्जांपल लिया वो मैंने यहां से लिया है। ठीक है, आई थिंक इस ऑर्डर को भी याद रखोगे ना तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इजीली आप आंसर कर सकते हैं। इसमें सर सिर्फ एलिमेंट्स पूछता है कितना है? हाँ, आपको कभी भी वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो या तो आपको एक बड़ा सा ऑप्शन देगा जहां पे सारे सबसेट्स लिख दिए और आपको पूछेगा कौन सा सबसेट है, बट वो फिर क्वेश्चन को फालतू का बड़ा बनाना हो जाएगा। तो इससे बेटर, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे सोचना, क्योंकि यही जैसे आपके अंदर अभी डाउट आया
है ना। आपके अंदर डाउट आया 3 एलिमेंट 3 बार p लगा हुआ है तो 2 to the power 2 ऊपर दिख रहा है, जबकि नीचे क्या है, नीचे हमने जब 3 वाला p लिया, 3 बार p लिया तो हमारा 2 to the power 4 है। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली ये चेक हो रहा है कि आपने एग्जाम्पल खुद जो एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रहे थे उसमें एलिमेंट और इसके एलिमेंट अलग अलग है, तो क्या आप उस लॉजिक को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए हो कि नहीं, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, और ऐसे भी ये सब कोई मुश्किल चीजें थोड़ी ना है, आप एक बार देखे नहीं हो, एक बार देख लिए हो और आपको ये प्रोसेस पता चल गया कि ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो साइकिल दिख रहा है, मैंने जो लेफ्ट साइड में साइकिल लिखा हुआ है वो साइकिल आपको दिख गया है। अगर वो साइकिल आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर चाहे ओरिजिनल सेट में जितने भी एलिमेंट हो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इस साइकिल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, ओके सर। हाँ। सो शिवम कह रहे हैं कि इसमें इसको और कोई दिक्कत नहीं है। गाइस बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को 4, 5, 6 में, यस और नो? आगे बढ़ते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगेन सबका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था इसमें। फिर आते ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे वो सबसेट और बिलोंग्स वाला आइडिया क्लियर हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत, इसका तो प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ था, है ना, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम? फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो गाइस फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज देख के बताइए। क्लियर है? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मृगंक इसी के बाद अभी वही रखा हुआ है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। चलिए, तो गाइस अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है। दिस अगर ये सारा क्लियर है मतलब आपको अब अंतर समझ में आ रहा है कि कौन एलिमेंट की तरह है, कौन सेट है और कौन कहाँ बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेता है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं, नाउ क्लास स्टार्ट्स एक्चुअली, नया टॉपिक। 11:09 हो रहा है, अगले 20 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसेंट ईयर्स पिछले 4-5 साल की बात करें तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग वी शुड पे मोर फोकस ऑन दिस। इनफैक्ट अगर आप 2019 का ही जेई का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हर एक सेट में, हर एक मतलब जेई के पेपर वाले सेट में आपको एक क्वेश्चन आया था इसमें ऑपरेशन ऑन सेट को यूज करके। ठीक है, तो अभी आज के दिन में तो हम पास्ट क्वेश्चंस को नहीं देख पाएंगे, तो आज हम ऑपरेशंस को समझते हैं कैसे यूज करना होता है, फिर आप मॉड्यूल से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर। एंड नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारे वेडनेसडे को, वहां पे मैं पास्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा रिसेंट 3-4 साल के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। जिन जिन लोगों ने इनइक्वालिटी की हुई है मेरे साथ, उनको ये वर्ड यूनियन याद आया होगा। तो यूनियन का यहाँ पे मतलब क्या है? तो दो सेट का यूनियन करते हैं, दो सेट का यूनियन करते हैं, सेट ए और सेट बी का, तो उस सेट के अंदर एक नया सेट आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट, हम जितने भी ये सब ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, यूनियन दिख रहे हो, पॉइंट नंबर 2 में इंटरसेक्शन दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस दिखेगा, पॉइंट नंबर 4 इज सिमेट्रिक डिफरेंस, पॉइंट नंबर 5 इज कॉम्प्लीमेंट, पॉइंट नंबर 6 इज डिसजॉइंट। अल्टीमेटली ये 6 के 6 जो ऑपरेशंस हैं, ये सब आपको रिजल्ट में एक नया सेट दे रहे हैं, सबके सब आपको रिजल्ट में एक नया सेट दे रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम दो सेट का यूनियन कर रहे हैं तो नए सेट में क्या क्या आएगा, अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो नए सेट में क्या क्या आएगा, दो सेट का डिफरेंस ले रहे हैं तो नए सेट में क्या क्या आएगा। दिस आइडिया शुड बी वेरी क्लियर, और बड़ा आसान आइडिया है। जैसे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ वो एक नया सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे x, सच दैट x belongs to a
और x बिलोंग्स टू b। तो A यूनियन B, मान लो गाइस A एक सेट है, B एक सेट है, तो A के अंदर अपने एलिमेंट होंगे, B के अंदर अपने एलिमेंट होंगे। तो जब हम A और B का यूनियन कर रहे होंगे तो A और B के यूनियन में आपको एक नया सेट बनेगा, जिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो या तो A को बिलोंग करेंगे या फिर B को बिलोंग करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को इसके साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यूनिवर्सल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम बात करें यूनियन ऑफ टू सेट्स की। दो सेट की यूनियन को अगर आप लेते हो तो जो नया सेट बनेगा उस नए सेट में उन दोनों सेट का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए की वैल्यू है 1 2 वैल्यू कह रहा हूं सॉरी, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4। तो जब हम ए और बी का यूनियन लिखेंगे तो हमको वो सेट लिखना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए। अब आप देख सकते हो कि ए और बी में 2 और 3 कॉमन दिख रहा था, तो वो हमने दोबारा रिपीट नहीं किया, और ए में 1 था जो बी में नहीं प्रेजेंट था, और बी में 4 था जो कि 1 में प्रेजेंट नहीं था। तो फाइनली जो हमने ए यूनियन बी लिखा, उस ए यूनियन बी के अंदर हमारा क्या बना, 1 2 3 4 बना। ठीक है, इसको आगे डायग्राम से भी समझेंगे, अभी फिलहाल गाइस डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंग्लिश में एक कॉमन होता है ना, इंटरसेक्शन कॉमन। तो इंटरसेक्शन यूनियन का सिंबल होता है गाइस यू, यू के शेप में। ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू। देख लो ना, बीच में ए और बी के बीच में उल्टा यू बना हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो। तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन लोगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा, और उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, x such that x belongs to a and x belongs to b। तो इसमें और उसमें का इस अंतर देखिए, ऊपर है x belongs to a और x belongs to b, और का मतलब है या तो a का होगा या b का होगा, लेकिन and का मतलब क्या है, a का भी होना चाहिए और साथ ही साथ b का भी होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए इधर देखिए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 2 3 4, तो सेम एग्जाम्पल के सेट्स लिए जो 1 में था। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हो, इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में जो जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखिए खाली। तो पहला सेट और दूसरे सेट में आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे 2 और 3। 1 आपको पहला सेट में नहीं दिख रहा है, 4 आपको दूसरे सेट में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए 1 और 4 को यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, 1 और 4 को यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। फिर आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, a माइनस बी मान लीजिए। तो आप a माइनस बी कर रहे हो, तो उसके अंदर जो नया सेट होगा, जो नया सेट आएगा, उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, x such that x belongs to a and x does not belong to b। इसका मतलब हुआ कि जो नया सेट बनेगा, अगर आप a माइनस बी कर रहे हो, तो अब आप वो एलिमेंट लिखोगे जो a के हैं लेकिन b के नहीं है, जो वो एलिमेंट लिखोगे जो a के अंदर है और b के अंदर नहीं है, सिर्फ वो उन एलिमेंट को लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से सेट a है 1 2 3 और सेट b है 2 3 4। तो अब आपको जब a माइनस बी हम कैलकुलेट करेंगे, तो a माइनस बी के अंदर आपको सिर्फ वो वाला सेट को लिखना है, सिर्फ वो वाला सेट को लिखना है जो कि a जिसके एलिमेंट सिर्फ a में आ रहे हो और b में नहीं आने चाहिए, b में नहीं आने चाहिए। तो 1 2 3 था सेट a में, जिसमें 2 और 3 b में भी प्रेजेंट था, तो इसलिए उसको नहीं लिखा गया, सिर्फ क्या लिखा गया, सिर्फ लिखा गया a को। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहाँ पे सेट होता 1 2 3 और सेट b होता हमारा x y z। तो अगर आपसे यहाँ पे a माइनस बी पूछा जाता, अगर आपसे यहाँ पे a माइनस बी पूछा जाता, तो अब a के वो एलिमेंट्स लिखने जो b में नहीं है। अब a के इस केस में तीनों एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, इस केस में a के तीनों एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। ठीक है, शुभम पूछ रहा है b माइनस एम होता तो 4 होता है आंसर, यस गाइस। अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर b माइनस ए पूछता, तो b माइनस ए में क्या लिखते आप लिखते खाली 4, b माइनस ए में लिखते खाली 4, क्योंकि
4 ऐसा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट है और ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यूनियन एलिमेंट या तो ए का होना चाहिए या बी का होना चाहिए। दो सेट का इंटरसेक्शन, तो वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों में होने चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। अगर हम बी माइनस ए कर रहे हैं तो आपको उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में होगा और ए में नहीं होगा। तो जब हम माइनस जिसको कर रहे हैं ना, वो वाले एलिमेंट्स को, उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना होता है। अब इसको पहले थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम क्या है गाइस? तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, बहुत सारे जो हमारे अभी रिलेशनशिप्स हमने देखे, इनको हम डायग्राम के हेल्प से बहुत आसानी से और समझ सकते हैं। इन्हीं डायग्राम्स को यहाँ पे वेन डायग्राम्स बोला जाता है। अब ये डायग्राम्स क्या होते हैं? तो these diagrams consist of a rectangle for universal set। तो आप ये डायग्राम में जनरली हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट का, और सर्कल इन द रेक्टेंगल आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल्स बन रहे हैं वो सर्कल्स हमारे अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमने क्वेश्चन एक है जिसमें 3 सेट है ABC, तो उसको हम वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ABC के लिए, और फिर उस रेक्टेंगल के अंदर हम 3 सर्कल बनाएंगे, एक A सेट के लिए, एक B सेट के लिए और एक C सेट के लिए। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन रिस्पेक्टिव सर्कल्स। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन रिस्पेक्टिव सर्कल्स। तो जैसे मान लो सेट A के अंदर जो जो एलिमेंट था उसको सेट A के सर्कल के अंदर लिखोगे, सेट B के अंदर जो जो एलिमेंट थे तो B का जो सर्कल बनाए हो उसके अंदर लिखोगे। सिमिलरली C का जो एलिमेंट था C के अंदर, तो C के जो सर्कल्स बनाए हैं आपने उसके अंदर वो लिखते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से इस चीज को समझना बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5, तो 1 2 3 और 3 4 5 के लिए यूनिवर्सल सेट ले लिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नोटिस कर सकते हैं यहाँ में हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट में हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए, इनफैक्ट 6 7 8 लिया है। यूनिवर्सल सेट में हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि जो जो सेट का बात हो रहा है उनके सारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे यूनियन देखोगे, इस पे मैं थोड़ी देर में आऊं, पहले मैं एक बार यहाँ आ जाता हूं। तो यूनियन क्या होता है गाइस? इस डायग्राम को देखिए। तो यूनियन का मतलब रेक्टेंगल अपना यूनिवर्सल सेट के लिए। अब यूनियन मतलब आप जो शेडेड पार्ट है, तो सारे एलिमेंट जो शेडेड पार्ट से किए हुए वो सब A यूनियन B के अंदर आएंगे, सब A यूनियन B के अंदर आएंगे। पहला वाला सर्कल A के लिए बना है, दूसरा वाला सर्कल B के लिए बना है। हो सकता था कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों में कॉमन हो, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो शेडेड पार्ट का मतलब है शेडेड पार्ट विल रिप्रेजेंट A यूनियन B। ठीक है, शेडेड पार्ट विल रिप्रेजेंट A यूनियन B, मतलब शेडेड पार्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है सब A यूनियन B के अंदर आएंगे। सेकंड पे आइए, सेकंड में क्या दिख रहा है? शेडेड पार्ट खाली कहाँ पे दिख रहा है आपको? शेडेड पार्ट दिख रहा है A और B का कॉमन हिस्से में, A और B के कॉमन हिस्से में। तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है उनको बोला जाता है A इंटरसेक्शन B। वो एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे? A इंटरसेक्शन B में आएंगे। फिर थर्ड हमने A माइनस बी देखा था। A माइनस बी हमने क्या पढ़ा था? वो एलिमेंट जो कि A में प्रेजेंट होंगे और B में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मान लीजिए सर्कल ऐसा था, A का सर्कल B का सर्कल, तो अब आपको वो एलिमेंट्स को लिखना है जो A में आएगा और B में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं वही एलिमेंट शेड भी करेंगे तो हम सर्कल का उतना हिस्सा करेंगे जो A का है और B का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा A माइनस बी पे आया। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को आप सबसे पहले देखो, A B का सिमेट्रिक डिफरेंस में बीच में वो दिख रहा है ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है, तो सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है ट्रायंगल जैसा शेप। ठीक है, तो A ट्रायंगल B, A ट्रायंगल B, ट्रायंगल बोलना मत, ये सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो आप इसको, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप A माइनस बी कैलकुलेट करोगे, फिर आप B माइनस ए कैलकुलेट करोगे और फिर आप दोनों का यूनियन लोगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। इट विल बी A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले वहां देखो A डैश लिखा हुआ है, ऊपर A छोटा सा डैश दिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं X such that X belongs to A, X does not belongs to A but X belongs to U।
या फिर राइट में देख सकते हो u माइनस ए लिखा हुआ है, राइट में u माइनस ए लिखा हुआ है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब हुआ उस यूनिवर्सल सेट में, जो यूनिवर्सल सेट आपको दिख रहा है उस यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़कर बाकी एलिमेंट, ए को छोड़कर बाकी एलिमेंट। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, तो एक सेट है यू यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर लिखा है 1 से लेके 10 तक, और एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है 1 से लेके 5 तक। तो अगर हम ए डैश निकाल रहे हैं, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो आपको ये पहले 10 में से उन एलिमेंट्स को अब नहीं लिखना है जो ए को बिलोंग करेंगे। तो 1 to 10 में से 1 to 5 को नहीं लिखा जाएगा, बचेगा क्या 6 7 8 9 10 बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा 6 7 8 9 10। और लास्ट में आता है डिसजॉइंट। वर्ड से थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा, डिस मतलब ना, जॉइंट मतलब कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मतलब जॉइंट मतलब पता आपको, तो डिसजॉइंट का मतलब कि कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कुछ कॉमन हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ए और बी का इंटरसेक्शन में अगर आपको कुछ ना मिले तो उसको, उस केस में ए और बी को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। जैसे कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 8 9, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला। तो फाइनली अगर एक बार वापस से गो थ्रू करोगे तो कितने ऑपरेशन देखिए अभी फिलहाल 6 ऑपरेशन। पहला है यूनियन ऑफ सेट, जिसका कहना है कि दो सेट का यूनियन का मतलब आपको वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में हो या बी में हो, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखना होता है जो दोनों के कॉमन वाले हों। डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर आपको वो लिखना है जो कि जैसे a माइनस बी कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जो a के हो और b के ना हो, अगर b माइनस a कर रहे हो तो वो एलिमेंट जो b के हैं और a के ना हो। फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा था, तो दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है a और b का, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। फिर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब उस यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट में बिलोंग ना करे। फिर आया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहता है कि जो सेट में कॉमन नहीं है दो सेट में, उनको डिसजॉइंट बोला जाएगा। फिर वेन डायग्राम हमने देखा था कि ऑपरेशन जो है वेन डायग्राम से समझने में हमको हेल्प करता है। वेन डायग्राम में हम जनरली रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर हम सर्कल्स बनाते हैं जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने वो सारे के सारे डायग्राम्स आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला वाला डायग्राम है गाइस ए यूनियन बी का, तो शेडेड पार्ट में गाइस हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, तो शेडेड पार्ट के अंदर आएंगे। सेकंड डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। दिस इज माय डायग्राम 1, दिस इज माय डायग्राम 2। तो ए इंटरसेक्शन बी के में कौन एलिमेंट्स आएंगे, तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में लाई कर रहे हो। थर्ड क्या होगा, तो थर्ड हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो ए के हैं और बी के नहीं है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, इस जगह पे आएंगे। बी माइनस ए कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है गाइस, कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के हैं और ए के नहीं है। तो ये अगर रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से भरा हुआ है और ये सर्कल आपका ए सेट के एलिमेंट है, तो उसको छोड़कर जो बाकी पार्ट देख रहे हो ग्रे किया हुआ है वो आपका u माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाला पार्ट आप कह सकते हो ये मेरा u माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला है अब ये मतलब ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना, एक तरीके से 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यूनियन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, यूनियन करना होता है। तो आप देखो डायग्राम 3 में कितना शेड किया हुआ है और डायग्राम 4 में कितना शेड किया हुआ है। यूनियन करने के टाइम पे क्या होगा, दोनों का कॉमन हिस्सा आएगा। यूनियन करने के टाइम पे दोनों का कॉमन हिस्सा आएगा, ठीक है। इनफैक्ट इतना तो आप लोग ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो कि अगर आप इसको फिगर 1 से कंपेयर करते हो, ध्यान से देखो तो फिगर 1 और फिगर 2 को देखो, तो फिगर 1 में से जब फिगर 2 को माइनस करोगे तो फिगर ये निकल कर आएगा। तो इसका हम एक और डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी। ध्यान से देखिए फिगर 1 माइनस फिगर 2 करने से ये वाला फिगर निकल कर आ रहा है। जी शिवम बताइए।
सर ये जो सिमेट्रिक वाला सर, ये जो डायग्राम है सर, पिछला जो एग्जांपल आप दिए थे सर पिछले पेज में, तो उस हिसाब से सर आंसर 2 और 3 हो जाएगा। हाँ, ओके सर। मतलब ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे यहाँ a माइनस बी के अंदर हमारे पास आए थे 1 2 3 और b माइनस ए के अंदर आए थे हमारे खाली 4। तो जब Yes. हम यहाँ पे सर्कल में देखें तो इस यहाँ पे आएगा 1 2 3 और यहाँ पे आएगा खाली 4। ठीक है। यस। और लास्ट में डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डायग्राम से अगर देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट से देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या ये आइडिया क्लियर है? इट्स वेरी इजी डेफिनेशंस। इट्स जस्ट दैट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसा है, ये डेफिनेशन ऐसा है। बोलिए, आइडिया क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? कि कोई डाउट किसी को? अमृता, ऋषंक, अमन, अनामिका, अंकित, आयुष, हर्ष, मानस, मृगंक, नीरज, रॉबिन, शिवम, सनी, शुभम। ठीक है, तो छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को फिर एंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, सेट बी है 4 5 6 7 8 9। तो गाइस ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा? हर्ष कह रहा है सिमेट्रिक, एक बार फिर से समझा दीजिए। हर्ष देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर आप ए और बी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आप a माइनस बी कैलकुलेट कीजिए, पहले b माइनस कैलकुलेट कीजिए और फिर दोनों का यूनियन ले लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखा है 1 2 और सेट बी लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे a माइनस बी देखूं, a माइनस बी कितना हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा 1। और अगर मैं b माइनस ए देखूं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर हो जाएगा 3। तो अगर मैं इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूंगा a और b का, तो उसमें मेरे को क्या लिखना है? मुझे इनका यूनियन लिखना है। तो इनका यूनियन के कहने के मुकाबले क्या हो जाएगा? 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके हर्ष, आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। सो जल्दी से उस क्वेश्चंस पे आते हैं नाउ। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो A यूनियन B में 1 से लेके 9 तक आप उसको ब्रैकेट्स में लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे A माइनस बी और B माइनस ए लिख लोगे ना? A माइनस ए और B माइनस ए लिख लोगे? लिखो जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 2 3, यहाँ पे B माइनस ए में आएगा हमारे पास 7 8 9। राइट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था 1 2 3 और यहाँ पे 7 8 9, यहाँ 1 से लेके 9 है। लास्ट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, क्या ये A होता है? A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, क्या ये A होगा? द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर एक सेट A है, अगर आप इसको डायग्राम से देखो गाइस, लेट मी टेक यू टू द बैक स्लाइड। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, डायग्राम नंबर 5 को देखो। वहां पे सेट A का सर्कल दिख रहा है। A कॉम्प्लीमेंट वो शेडेड, वो ग्रे वाला पार्ट है। तो अगर आप सर्कल को और ग्रे वाले पार्ट का यूनियन लेते हो, यूनियन मतलब जोड़ रहे हो एक तरीके से, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास पूरा रेक्टेंगल आ गया ना। और पूरा रेक्टेंगल आने का मतलब वो क्या बनेगा? वो बन गया मेरा U, वो बनेगा U। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, बिकॉज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U। अगले वाले का आंसर है ट्रू। क्या है अगला वाला क्वेश्चन? U इंटरसेक्शन A। U मतलब यूनिवर्सल सेट है और A आपका उसके अंदर का एक छोटा सा सर्कल होगा। तो एक रेक्टेंगल में, एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल A है, तो अगर आप उन दोनों का कॉमन हिस्सा देखोगे तो कॉमन हिस्से में क्या आएगा?
कॉमन हिस्से में वो छोटा सा सर्कल ही आएगा, ए ही आएगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, छोटा सा इजी क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क जो है आपके ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, आप उधर से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चंस विल बी ओनली बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, क्योंकि आज हम ज्यादा आगे जा नहीं पाए, है ना, ज्यादा आगे जा नहीं पाए, तो होमवर्क आपको हम बता देंगे। ध्यान रखिएगा, जेई में रिसेंट ट्रेंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस और वेन डायग्राम का लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपसे जेई वाले अभी पिछले 5 साल के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट, तो जितने लोगों ने भी पढ़ाई नहीं की है प्लीज उसको दोबारा रिपीट नहीं कीजिए, टेक इट एज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड यू गाइज नॉट डूइंग योर होमवर्क, मैं सबको पूछूंगा, और अगर आप होमवर्क नहीं करते हुए पाए, आई विल at that point of time remove you from the session. I don't care whether you are registered or not, but अगर आपने questions नहीं किए then you will not be able to attend my session. आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देख के खुश होना, बिकॉज जब आप मेरा लाइव क्लासेस में मेरी बात को नहीं फॉलो कर रहे तो आप रिकॉर्डिंग देखो। गाइस जो भी क्वेश्चन वगैरह मृगंग प्लीज ग्रुप पे भेजो, मेरा इनबॉक्स इज फुल, मतलब इट्स लाइक कि स्टूडेंट्स भेजते हैं, आई सजेस्ट कि आप ग्रुप पे भेजो, बिकॉज मैं ग्रुप को खोलता हूँ, बाकी चैट्स को मैं नहीं ओपन करता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे भेजो, फायदा होता है बाकी स्टूडेंट्स को भी। ओके, तो उससे क्या होता है कि हो सकता है वो सवाल बाकी स्टूडेंट का भी हो तो मैं वहां पे सॉल्व करता हूँ। चलो, सो थैंक यू फॉर एवरीवन, यू कैन लीव। शुभम आपका लॉग वाला क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। शुभम एक बार अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन जो है मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ऐसे।